हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। दिस इज़ मिकाइल सर इन फ्रंट ऑफ यू। और अभी हाल ही में हमने प्रोनाउन ख़त्म किया है। ठीक है, प्रोनाउन पूरा चैप्टर जो है पूरी तरीके से फिनिश हो गया है। आज उसके हमको प्रैक्टिस सेट करनी है। आओ देख लेते हैं कि कौन कौन से सेंटेंस हैं और किस तरीके की गलतियां बनती हैं। और ये अगर आप करते हैं और कर ले जाते हैं तो इसका मतलब आपका प्रोनाउन कंप्लीट हो गया है, सही से तैयार है। अगर आप फंसते हैं तो इसका मतलब रिवीजन की ज़रूरत है। अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो आप बार बार वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करते हैं, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, प्रोनाउन का चैप्टर अभी हाल ही में फिनिश हुआ है। आज उसके जो करने हैं उसके प्रैक्टिस सेट करने हैं। आओ देखते हैं किस तरीके की गलती आती हैं। प्लीज़ हैव अ लुक। प्रैक्टिस सेट है, जैसे लिखा देयर इज़ नो क्वारल बिटवीन यू एंड आई। तो कैन यू गेस कि इसमें क्या गलती है। हम लोग प्रोनाउन कर रहे हैं तो प्रोनाउन की ही गलती होगी। वैसे एग्ज़ाम के अंदर जब आता है तो वहाँ पे जो सिंटैक्स कॉमन एरर तलाश करने के लिए आती है वहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ये नहीं दिया होता कि प्रोनाउन का है या नाउन का है या जेरेंट की है या किस तरीके की गलतियाँ हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्वाइट ईजी हो सकता है, क्योंकि ये आपको पता है कि ये प्रैक्टिस से प्रोनाउन का है। तो इस तरीके से देयर इज़ नो क्वारल बिटवीन यू एंड आई। तो कैन यू गेस कि क्या इसमें गलती है। जैसा कि आपको पता है कि बिटवीन हमारा प्रेपोजिशन है। बिटवीन क्या है, प्रेपोजिशन। ये हमेशा याद रखना है कि मेन वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है और प्रेपोजिशन के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। मीन्स ऑब्जेक्ट क्या मतलब ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑब्जेक्ट होता है, इसके बाद हमारा जो भी केस रहेगा वो ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। तो बिटवीन के बाद यू तो ऑब्जेक्टिव केस में ठीक है, लेकिन ये आई ना हो करके मी होगा, क्योंकि बिटवीन के बाद जितने भी आएंगे, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद कोई भी जो वर्ड होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो देयर इज नो क्वारल बिटवीन यू एंड मी, यहाँ पे आई ना हो करके यहाँ पे हो जाएगा मी। इस तरीके से देयर इज नो क्वारल बिटवीन यू एंड आई, मतलब तुम्हारे और मेरे बीच में अब कोई झगड़ा नहीं बचा हुआ। इस तरीके से तो जितने भी प्रेपोजिशन आते हैं कुछ मतलब बेसिक फंडा होते हैं। जैसे मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। जैसे टू लगा है तो इसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर फ्यूचर जितने भी मोडास दिए गए हैं, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, यू शुड मैग अप, ये रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, और दूसरा देख लेते हैं, ही केम सूनर, सॉरी यहाँ पे आठ छूट गया, ही केम सूनर दैन देम है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो दैन यहाँ पे हमारा काम कंजक्शन का करता है। अगर हम देखते हैं कि उसमें भी प्रोनाउन में देखा था कि जब हम कंपेयर करते हैं, जब सब्जेक्ट की कंपेरिजन कंपेयर जब हम सब्जेक्ट से करते हैं तो सब्जेक्टिव केस लिखते हैं। अगर हम कंपेयर ऑब्जेक्ट के बीच में करते हैं तो फिर ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। यहाँ पर लिखा ही केम सूनर दैन देम, मतलब ही केम सूनर दैन दे, मतलब वो जितनी जल्दी वो आ सके, मतलब ही केम सूनर, वो अधिक जल्दी आ गया, दैन देम, उनकी अपेक्षा, मतलब उन लोगों की अपेक्षा वो जल्दी आ गया। तो यहाँ पे ही की जो तुलना की जा रही है वो देम से की जा रही है। तो सब्जेक्ट की तुलना अगर सब्जेक्ट से की जा रही है तो फिर सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देम ना हो करके यहाँ पे क्या हो गया, दे होगा। या ये भी जान लीजिए कि ये सब्जेक्टिव केस होता है। ये कंजक्शन, ये डैन जो हमारा कंजक्शन है, इसके बाद दूसरा क्लास स्टार्ट है, तो क्लास जब स्टार्ट किया जाएगा तो सब्जेक्ट से ही स्टार्ट किया जाएगा। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि डैन हमारा कंजक्शन है और कंजक्शन के बाद जब भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वो सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, वैसे अगर इसको आप देखें, ही केम सूनर, वो अधिक जल्दी आ गया, दैन देम, मतलब उनकी अपेक्षा, उन लोगों की, मतलब वो लोग जितनी जल्दी आए उनसे वो जो है वो जल्दी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ही का कंपैरिजन जो है वो देम से, मतलब सब्जेक्ट की तुलना जब सब्जेक्ट से की जाएगी तो फिर सब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। ये बाखूबी आपको अच्छी तरीके से बता दिया गया था। ठीक है, इसको देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा तीसरा रूल क्या है, इट इज़ हु इज राम्स फ्रेंड कैन हेल्प ही। क्या आप बता सकते हैं, कैन यू गेस इसमें क्या गलती है जी। आई हु इज राम्स, तो जैसा कि पता है कि हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के एंटेसिडेंट वर्ड जो होता है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। तो इसके पहले हमारा क्या दिया गया है, आई, और आई के साथ लगता है एम। यहाँ पे इज गलत है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एम। कई बार बताया जा चुका है, कई बार मैंने बताया है कि हु जो हमारा है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्टिव केस काम करता है, सब्जेक्टिव केस का, और
रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी वर्ड होगा, जिसको पहले वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एंटेसिडेंट वर्ड बोलते हैं, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब डिसाइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आई है तो आई के साथ क्या लगेगा, आई एम, तो हो जाएगा इट आई हु। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इट इज़ आई हु, ऐसे भी हो सकता है। इसका फ्रेज ये भी हो सकता है, इट इज़ आई हु। और ये ऐसे अगर डायरेक्ट लिखा है आई हु, मैं ही था, ये इसमें मतलब इट इज़ आई अंडरस्टूड बना दिया गया है, तो इसका मीनिंग हो गया आई हूँ, मतलब मैं ही था या मैं ही हूँ राम्स का मित्र, कैन हेल्प हिम। और ये जैसा कि पता है कि ये हमारा मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है और मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। प्लीज़ कीप इन योर माइंड, हमेशा दिमाग में रखें कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है और मेन वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यहाँ पर ही ना हो करके ये क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा इस तरीके से। तो हो जाएगा आई हु एम राम्स फ्रेंड, ये मैं ही हूँ राम का मित्र, जो हु मतलब कैन हेल्प हिम, जो उसकी मदद कर सकता हूँ। ये मैं ही हूँ राम्स का मित्र जो उसकी मदद कर सकता हूँ। तो ये जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के आगे जो एंटेसिडेंट वर्ड होता है वो ये वर्ब जो है डिसाइड करता है। अब इस अगला हमारा लिखा है लीव एनीथिंग व्हाट यू डू नॉट लाइक। तुम लीव एनीथिंग, तुम कोई भी चीज़ छोड़ सकते हो जो तुमको पसंद ना हो, जो तुमको पसंद ना हो तो वो चीज़ तुम छोड़ सकते हो। तो इसमें हमने प्रोनाउन में पढ़ा था, जब स्पेशल यूज़ ऑफ डैट पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा डैट लगता है, इंट्रोगेटिव जितने भी वर्ड्स होते हैं उनके साथ डैट लगता है, आल के साथ डैट लगता है, ओनली के साथ डैट लगता है, और जितने भी इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं उनके साथ हम लोग क्या करते हैं, डैट का इस्तेमाल करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन उनके साथ हु का इस्तेमाल नहीं करते, हुम का नहीं करते, विच का नहीं करते, उसके साथ हम लोग डैट का करते हैं। देखो रीजन कंडीशन जो है उसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर पर्सन है तो उसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन हु का इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई वस्तु है तो उसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन विच का इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई जानवर है तो उसके साथ हम लोग विच का प्रयोग करते हैं, और अगर पर्सन है और उसके साथ कोई और वस्तु है, जानवर है या कोई चीज़ लगी है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हु का इस्तेमाल करें कि विच का इस्तेमाल करें। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, डैट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है लीव एनीथिंग, मतलब कुछ भी छोड़ सकते हो जो तुमको पसंद ना हो। तो कुछ भी में हर एक चीज़ आएगा, मतलब जो तुमको पसंद ना हो, जो मेंबर तुमको घर का नहीं पसंद है उसको आप छोड़ सकते हैं, जो आपको जानवर पसंद नहीं उसको आप छोड़ सकते हैं, जो वस्तु आपको पसंद नहीं उसको आप छोड़ सकते हैं। तो इसमें अगर एक तरीके से देखा जाए हिडन मीनिंग, तो इसमें पर्सन और प्लस थिंग या पर्सन और प्लस एनिमल दोनों छिपे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब एनीथिंग आता है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट ना लिख करके यहाँ पे लगाते हैं दैट। ठीक है, एनीथिंग आएगा, एवरीथिंग आएगा, समबडी आएगा, एनीबडी आएगा, ऑल आएगा, तो इनके साथ हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लॉजिक क्या है वो आपको बता दिया गया है कि जैसे अगर पर्सन है उसके साथ हु का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में है तो उसके साथ हुम का इस्तेमाल करते हैं, निर्जीव अगर कोई चीज़ है, लाइफलेस है तो उसके साथ विच का इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई जानवर है, एनिमल है, तो उसके लिए विच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन आपने एक रूल पढ़ा था, अगर पर्सन है और प्लस साथ साथ कोई जानवर है तो उसके साथ इस कंडीशन में हम लोग दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको अगर देखोगे लीव एनीथिंग मतलब कोई भी आप चीज़ छोड़ सकते हैं, कोई भी चीज़ छोड़ सकते हैं। तो इसमें मतलब जो आपको फैमिली मेंबर अगर नहीं पसंद तो आप उसको छोड़ सकते हैं, कोई जानवर नहीं पसंद तो उसको छोड़ सकते हैं, कोई वस्तु है तो उसके। तो इसमें मतलब अगर देखा जाए हिडन मीनिंग तो इसमें पर्सन प्लस थिंग, पर्सन प्लस एनिमल भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसके साथ हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा है वी कुड नॉट सी नन ऑफ देम अगेन। वी कुड नॉट सी नन ऑफ देम, तो आपने पढ़ा था कि नन का प्रयोग जो है नीदर और नन, ईदर और एनी। आपने पढ़ा था दो के लिए अगर दो में से कोई भी नहीं तो नीदर इस्तेमाल करते हैं, और दो से ज़्यादा है तो फिर नन लगाते हैं। तो यहाँ पे लगा है वी कुड नॉट सी नन ऑफ देम अगेन, हमने जो है उनमें से, उन दोनों में से किसी को दोबारा नहीं देखा। अगर दो लोग हैं तो उसके लिए नन नहीं नीदर लगाते हैं, उसके लिए क्या लगाते हैं, नीदर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा वी कुड नॉट सी नीदर ऑफ देम अगेन, मैंने उनमें से किसी को नहीं देखा। अगर दो हैं और दोनों में से किसी को नहीं देखा तो फिर नीदर लगाएंगे, मोर देन टू होगा तब फिर उसके लिए हम लगाते हैं नन। अगला हमारा सेंटेंस है राम, हरि एंड गोपाल चीटेड ईच अदर। जैसा कि पता है आपको पढ़ाया गया था
रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो दो के लिए ईच अदर लगाते हैं और दो से ज़्यादा के लिए क्या लगाते हैं, वन अदर। जैसे दो लोग आपस में कोई काम कर रहे हैं, आपस में कोई काम किया जा रहा है, दो लोगों के लिए कोई आपस में काम किया जा रहा है तो दो लोगों के लिए लगाते हैं ईच अदर प्रोनाउन। अगर दो से ज़्यादा है तो उनके लिए लगाते हैं वन अनदर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और इसके साथ अगर कंजक्शन प्रेपोजिशन की ज़रूरत होती तो कभी कभी प्रेपोजिशन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है राम, हरि एंड गोपाल चीटेड ईच अदर। तो यहाँ पे तीन लोग हैं तो यहाँ पर ईच अदर ना हो करके क्या हो जाएगा, वन अनदर, वन अनदर। अगर दो लोग होंगे तो होता है ईच अदर, और दो से ज़्यादा होंगे, मोर देन टू होंगे, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हम लगाते हैं वन अनदर। अगला हमारा है नन ऑफ दीज टू चिल्ड्रन हैज़ स्टोलन योर पेन। इन दोनों लड़कों में से कोई भी लड़के ने आपके कलम को नहीं चुराया है। अभी आपको बताया गया है कि दो के लिए अगर दो में से कोई भी बंदा नहीं है, दो में से कोई नहीं है तो नीदर लगाते हैं, और मोर देन टू है तो उसके लिए नन लगाते हैं। अगर दो में से कोई भी बंदा है तो ईदर लगाते हैं, और दो में से ज़्यादा है तो फिर एनी लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है नन ऑफ दीज टू, तो यहाँ पर दो दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे नन ना लगा करके हम लगाएंगे नीदर, ठीक है। दो के लिए हम लगाते हैं नीदर ऑफ दीज टू चिल्ड्रन, इन दोनों बच्चों में से जो है हैज़ स्टोलन योर पेन, तुम्हारे कलम को किसी ने, इन दोनों बच्चों में से तुम्हारे कलम को किसी ने नहीं चुराया है। तो दो के लिए क्या लगाते हैं, नीदर, और दो से ज़्यादा के लिए क्या लगाते हैं, नन लगाते हैं, ठीक है। और लास्ट हमारा सेंटेंस है श्याम एंड माई सेल्फ डेकोरेटेड द कॉलेज हॉल। जैसा कि पता है ये जो माई सेल्फ यहाँ पे है, अगर सब्जेक्टिव केस की बात की जा रही है, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं तो दोनों सब्जेक्टिव केस में होंगे, एक सब्जेक्टिव केस में और एक ऑब्जेक्टिव केस में नहीं हो सकता, क्योंकि शुरुआत में अगर आते हैं, सब्जेक्ट की स्टार्टिंग में आते हैं और वो एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो दोनों फिर सब्जेक्ट का काम करेंगे। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट हो गया और एक ऑब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल भी नहीं। तो रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है ये हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है, ये सब्जेक्ट का काम कभी नहीं करता है। तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, माई सेल्फ का सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, श्याम एंड आई, तो यहाँ पे माई सेल्फ ना हो करके आई होगा, श्याम एंड आई डेकोरेटेड द कॉलेज हॉल, इस तरीके से श्याम एंड आई। तो यहाँ पे माई सेल्फ जो है, माई सेल्फ हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है, क्योंकि ये जो है सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस डालता है, तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है। और कभी कभी एम्फेसिस डालने के लिए सब्जेक्ट के बगल में भी लिखा जाता है, लेकिन ये बगैर सब्जेक्ट के नहीं आता, इसका सब्जेक्टिव केस आई होगा। तो श्याम एंड आई डेकोरेटेड द कॉलेज हॉल, इस तरीके से होगा। अगले अभी हमारे पास और कुछ सेंटेंसेज हैं, आओ देख लेते हैं कि वो कैसे सेंटेंसेज हैं। आइए देख लेते हैं कि इस स्लाइड में हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, प्लीज़ हैव अ लुक। आओ देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके की एरर्स दी गई हैं। ही टुक हिज यंगर ब्रदर विद हिमसेल्फ, जैसे लिखा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ही टुक हिज यंगर ब्रदर विद हिमसेल्फ, उसने क्या है अपने छोटे भाई को अपने साथ ले लिया। तो जैसा कि पता है कि वी आर डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ प्रोनाउन, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ही टुक हिज यंगर ब्रदर विद हिमसेल्फ, उसने अपने छोटे भाई को अपने साथ ले लिया। तो आपको जैसा कि जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उसमें से बताया गया है, मैंने बताया है कि मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और जितने भी मोडाल्स होते हैं शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू अगर आता है इन्फिनिटिव तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कुछ बेसिक रूल्स हैं, जो बेसिक रूल्स हैं वो कुछ हैं जो आपको अपने दिमाग में रखना है। और देख लेते हैं कि ही टुक हिज यंगर ब्रदर विद हिमसेल्फ, उसने अपने छोटे भाई को अपने साथ ले लिया है। तो जैसा कि आपको पता है विद हमारा प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। और ये यहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस नहीं आएगा। ही टुक हिज यंगर ब्रदर विद हिम, तो ही टुक हिज यंगर ब्रदर विद हिम, उसने अपने छोटे भाई को अपने साथ ले लिया। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है, हमेशा। दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ये हमेशा आपको दिमाग में रखना है। और देख लेते हैं कि सेकेंड वाला क्या है, रीड सच बुक्स विच यू लाइक, रीड सच बुक्स, यहाँ पे बुक है, रीड सच बुक्स, ऐसी ही किताबें पढ़ा करो
जो तुम्हें पसंद हो। तो जैसा कि आपको पता है कि सच दो तरीके से सेम है और सच है, इनके साथ इनकी अपेयरिंग दो के साथ आती है, एक सच के साथ एज की आती है अपेयरिंग और एक सच के साथ दैट की भी अपेयरिंग आती है। लेकिन एज की अपेयरिंग तब आती है जब सेंटेंस कंपैरिजन हो, सेंटेंस में कंपैरिजन दिखाया गया हो। अगर सेंटेंस के अंदर कंपैरिजन नहीं है तो फिर इसके साथ दैट लिखा जाता है, तो सच की अपेयरिंग दैट के साथ होती। हम लोगों ने हर किताब में यही लिखा होता है कि सेम और सच के साथ हमेशा एज का इस्तेमाल किया जाता है। यस इट इज़ ट्रू, लेकिन जब कंपैरिजन हो, जब सेंटेंस के अंदर कंपैरिजन होगा तब ऐसा किया जाएगा। अगर कंपैरिजन सेंटेंस के अंदर नहीं है तो फिर सच की अपेयरिंग दैट के साथ होगी। और देख लेते हैं, रीड सच बुक्स विच यू लाइक। तुम ऐसी ही किताबें पढ़ सकते हो जो तुमको पसंद है। जैसे लिखा दिस इज सच अ बुक एज योर्स, ये वैसी ही किताब है जैसी तुम्हारी है। दिस इज सच अ बुक, दिस इज सच अ बुक एज योर्स, ये ऐसी ही किताब है जैसी कि तुम्हारी है। अगर सेंटेंस के अंदर कंपैरिजन है, इफ अ सेंटेंस हैज़ अ कंपैरिजन देन यू कैन यूज सच के साथ एज यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, इसके साथ वर्ब स्पष्ट है, आपने जैसा पढ़ा था, तो उसके साथ दैट का इस्तेमाल करते। तो यहाँ पे व्हिच ना हो करके यहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, दैट इस्तेमाल करते हैं। सच की अपियरिंग दैट के साथ होती है और सच की अपियरिंग हमारी एज के साथ होती है। एज के साथ तब यूज़ किया जाता है जब सेंटेंस कंपैरिजन में हो, और जब कंपैरिजन में सेंटेंस नहीं होता तब फिर हम दैट इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट हमारा है द मैन विच इज़ ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, वो आदमी जो ईमानदार होता है उस पर सब भरोसा करते हैं। तो जैसा कि पता है रिलेटिव प्रोनाउन में आपको पढ़ा दिया हमने कि आई जो रिलेटिव प्रोनाउन पर्सन के साथ लगाना है हु, और अगर ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करना है तो लगाना है हुम। अगर कोई जानवर है तो उसके साथ लगाना है विच, और अगर कोई वस्तु है तो उसके साथ भी लगाना है विच। ठीक है, अगर मनुष्य जानवर दोनों हो तो उसके साथ लगाना दैट। तो यहाँ पे पर्सन है तो विच कैसे लग जाएगा, तो विच तो बिल्कुल गलत है। द मैन हु, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, पर्सन के लिए हमेशा सब्जेक्टिव केस में हु इस्तेमाल करता है। द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, वो आदमी जो ईमानदार होता है वो उस पर सब भरोसा करते हैं। एवरीवन लाइक्स टू हैव वंस वे, आपने पढ़ा होगा कि एवरीवन जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, अगर वन हमारा जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो वो अपने साथ पजेसिव केस वंस लेता है। अगर सब्जेक्ट में वन है तो पजेसिव केस में वंस लेगा, और जितने भी हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है जैसे एवरीथिंग है या सॉरी एवरीवन है, समवन है, समबडी है, नोबडी है, जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो पर्सन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो अपने साथ मेल जेंडर को प्रीफर करते हैं, तो उनके साथ हिज का इस्तेमाल किया जाता है। पजेसिव एडजेक्टिव में उनके साथ क्या इस्तेमाल किया जाता है, हिज का, तो उसके साथ बिल्कुल भी वंस नहीं आएगा, इसके साथ आएगा हिज। ठीक है, एवरीवन लाइक्स टू हैव हिज वे, हर आदमी अपने तरीके को रखना चाहता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट में वन दिया गया है तभी हम वन का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज इसके साथ हिज का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो सोसाइटी जो है वो मेल जेंडर को प्रीफर करती है, तो वहाँ पे इज लिखा जाता है। ठीक है, दीज प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड माई सेल्फ, ये उपहार मेरे लिए हैं और तुम्हारे लिए हैं। बार बार वो रूल्स जो हैं बार बार रिवाइज होके आते हैं, बार बार घूम घूम के आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारा फॉर है ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो यू तो ठीक है, लेकिन ये माई सेल्फ तो रिफ्लेक्सिव केस है तो इसलिए गलत हो गया। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है, तो यहाँ पे माई सेल्फ ना हो करके क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मी। जैसे दीज प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड मी, ये उपहार जो हैं आपके लिए हैं और मेरे लिए हैं। ठीक है, तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा बात रखनी है याद कि इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किया जाता है। द आर्मी सफ़र डिफ़िकल्टी इन हर मार्च, जैसा कि पता है जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो दो तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। कलेक्टिव नाउन्स को अगर कलेक्टिवली देखा जाता है कलेक्टिवली तो उनके साथ पजेसिव एडजेक्टिव इट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर उसको लाइफलेस मान लिया जाता है। अगर उसको डिवाइड करके देखा जाता है तो फिर उसको प्लूरल नंबर माना जाता है और पजेसिव एडजेक्टिव उसके साथ दे लगाया जाता है, देम लगाया जाता है। तो और देख लेते हैं, जैसे लिखा द आर्मी सफ़र डिफ़िकल्टी इन हर तो मतलब आर्मी को कभी भी वो जो फीमेल जेंडर में तो वैसे भी नहीं माना जाता है। तो द आर्मी सफ़र डिफ़िकल्टी, आर्मी ने डिफ़िकल्टी महसूस की इन इट्स मार्च, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर ना हो करके यहाँ पे हो जाएगा
इट्स मार्च। पूरी आर्मी, जो पूरी सेना थी, उसको चलने में जो है डिफ़िकल्टी, परेशानी हो रही थी। तो ये बात कलेक्टिवली कही गई है, तो यहाँ पे आर्मी को मान लेते हैं न्यूट्रल जेंडर, तो इसीलिए उसके साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव हम इट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर डिवाइडेशन होता तो उसके साथ फिर देयर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला रूल क्या है? वी पुट आवर बुक्स ऑन द सेल्फ विच दे पुट देयर ऑन द टेबल। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार सेंटेंस है। कैन यू गेस वेयर इज़ द मिस्टेक, कि कहाँ पर गलती है? वी पुट आवर बुक्स ऑन द सेल्फ, हमने अपनी किताबों को अलमारी में रख दिया था। वाइल दे पुट देयर ऑन द टेबल, और जबकि उन लोगों ने, मतलब उन्होंने अपनी किताब टेबल पर रख दिया। तो यहाँ पे क्या गलती है? तो अगर देखा जाए तो उसमें हम लोगों ने पॉजेसिव प्रोनाउन को पढ़ा था। पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है पॉजेसिव प्रोनाउन और प्लस नाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव और प्लस नाउन इज इक्वल टू पॉजेसिव प्रोनाउन। उसमें जैसा कि हमने पढ़ा था कि क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव और प्लस नाउन इज इक्वल टू हो जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, वी पुट आवर बुक्स ऑन द सेल्फ, ठीक है, हमने अपनी किताबें अलमारी में रख दी थी, जबकि उन्होंने अपनी। तो यहाँ पे अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव ये होता तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन चाहिए, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन तो है नहीं, तो फिर हमको क्या चाहिए? क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव और प्लस नाउन के बराबर हमारा है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर दियर नहीं, दियर का पॉजेसिव प्रोनाउन लिखा जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दियर्स। क्या हो जाएगा? वी पुट आवर बुक्स ऑन द सेल्फ, हमने अपनी किताबों को अलमारी में रख दिया था, जबकि उन्होंने अपनी किताबों को मेज पर रख दिया था। तो यहाँ पे मतलब ये है कि यहाँ पे देयर और प्लस बुक्स इज इक्वल टू देयर, इस तरीके से हो जाएगा। पॉजेसिव प्रोनाउन ये इसी तरीके से बनती है, क्योंकि यहाँ देयर है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, प्लस बुक्स है, तो इज इक्वल टू देयर्स हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? वी पुट आवर बुक्स ऑन द सेल्फ वाइल दे पुट देयर्स ऑन द टेबल, जबकि उन लोगों ने अपनी, देयर्स का मतलब अपनी किताबों को टेबल पर रख दिया था, ठीक है। इट इज़ मी हु डिड इट, जैसा कि आपको पता है कि जो सेंटेंस इट से स्टार्ट होता है, इट इज़, तो वहाँ पर इट जो होता है वो एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इट का मतलब कुछ नहीं होता, मेन सब्जेक्ट हमारा पीछे वाला ही होता है। तो जैसे लिखा इट इज़ मी हु डिड इट, ये मैं ही था जो इसे किया था। तो जो करने वाला, अगर देखा जाए गेस करिए, तो करने वाला इट था कि मैं था? तो डूअर जो यहाँ पर है, जो सब्जेक्ट है वो मैं है। वहाँ पर आई को इंट्रोड्यूस किया गया है, इसलिए इट का इस्तेमाल किया गया है। तो इट इज़ मतलब इट और प्लस टू बी वर्ब के बाद अगर कोई केस आता तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में आता है, वो ऑब्जेक्टिव केस में कभी नहीं आता। तो यहाँ पे मी ना होकर के यहाँ पे क्या होगा? आई होगा, ठीक है। इट इज़ आई हु डिड इट, ये मैं ही हूँ जिसने इसे किया है। इट इज़ आई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इट इज़ मतलब इट के बाद टू बी वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पोस्ट ऑफिस, मतलब यहाँ पर दो रोडें हैं, तो दो रोडों में से कोई एक रोड तो पोस्ट ऑफिस जाती है। तो ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पोस्ट ऑफिस, तो आपके जैसे पता है कि यह हमारा पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो ईदर दो सड़कों के लिए लगाते हैं, मतलब दो चीज़ों के लिए लगाते हैं ईदर, और अगर दो में अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ईदर ऑफ द रोड्स, तो ईदर के बाद अगर ऑफ को देखें तो ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो हमको रोड से तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि ऑफ हमारा क्या है? प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो ये प्लूरल नंबर में है, तो इससे तो लेना देना नहीं। तो ऑफ के पहले हमारा ये हुआ सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट हुआ तो सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किया गया ईदर, तो ये हो गया प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और प्रोनाउन तो हमारा एक ही, मतलब इन दोनों सड़कों में से कोई एक सड़क पोस्ट ऑफिस जाती है, तो ये तो सिंगुलर नंबर में है, तो इसलिए लीड नहीं, यहाँ पर होगा लीड्स। ईदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑफ के बाद यहाँ पे जो लगा है तो प्लूरल नंबर में होगा, लेकिन आपको पता है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता, तो ये ऑब्जेक्ट हैं, तो इनसे कोई लेना देना नहीं। ईदर हमारा सब्जेक्ट हो गया, ईदर सिंगुलर नंबर में है, ठीक है। तो इस तरीके से उसके साथ लीड नहीं लीड्स होगा। आओ देख लेते हैं कुछ और सेंटेंसेस और उसमें किस तरीके की गलतियाँ बनती हैं, आओ देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं, इस स्लाइड में
कौन से सेंटेंस लिखे हैं और किस तरीके के एरर्स हैं इसमें। आइए देख लेते हैं। प्लीज़ हैव अ लुक। वन मस्ट डू हिज वर्क केयरफुली। जैसा कि आपको पता है कि वन हमारा एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और कई बार मैंने आपको बताया कि वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन, वन का मतलब कोई भी बंदा, कोई भी बंदा। तो इसके लिए अगर आगे सब्जेक्ट में वन दिया गया है तो इसके साथ पजेसिव एडजेक्टिव में वंस का इस्तेमाल करते हैं। वन मस्ट डू हिज वर्क, तो अगर आगे वन दिया गया है तो इसके साथ पजेसिव एडजेक्टिव में वंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वंस। तो यहाँ पे हिज गलत है। वन मस्ट डू वंस वर्क केयरफुली, एक बंदे को ध्यान से अपना काम करना चाहिए। तो सब्जेक्ट में अगर वन दिया गया है तो पजेसिव एडजेक्टिव में वंस का इस्तेमाल करते हैं। ये अक्सर एग्जाम में रिपीटेडली बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट होता रहता है। वन के साथ हमेशा वंस का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज ऑल व्हाट आई नो। आपको जैसा कि बताया गया है कि जो सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके साथ भी हम लोग दैट का इस्तेमाल करते हैं, और इंडेफिनिट प्रोनाउन है उसके साथ दैट का इस्तेमाल करते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड है उसके साथ दैट का इस्तेमाल करते हैं, और आल के साथ भी हम लोग दैट का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आल, जैसा कि आपको बताया गया है, कई बार मैंने बार बार रिपीट किया है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जैसे पर्सन के लिए हु लगाते हैं, निर्जीव वस्तु के लिए विच लगाते हैं, जानवर के लिए विच लगाते हैं, और जब जानवर और पर्सन दोनों आ जाता है तब कन्फ्यूजन हो जाता है तो हम फिर दैट लगाते हैं। तो इसलिए जैसे लिखा है दिस इज ऑल व्हाट आई नो, ये सब कुछ है जिसको मैं जानता हूँ। सब कुछ में सब आया, मैं सब कुछ जानता हूँ। दिस इज ऑल, ये सब कुछ है जिसे मैं जानता हूँ। तो सब कुछ में मैं आदमी को भी जानता हूँ, जानवर को भी जानता हूँ, वस्तुओं को भी जानता हूँ। तो इसमें सब कुछ मतलब कुल मिलाकर के सार ये है कि इसमें पर्सन और प्लस एनिमल और प्लस थिंग, तीनों चीज़ें मिली हुई हैं। तो इसलिए ऑल के साथ हमेशा व्हाट ना लिख करके दैट, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज ऑल दैट आई नो, दिस इज ऑल, ये सब कुछ है जिसे मैं जानता हूँ। लेट यू एंड आई गो, आपको जैसा पता है जो रामगढ़ है कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है और मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। आसमान फट जाए, जमीन फट जाए, कुछ भी हो जाए, मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। तो लेट हमारा मेन वर्ब है, लिखा है लेट यू एंड आई, तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस ये भी दिया है, तो यहाँ पर मी आई ना हो करके यहाँ पे मी होगा, क्योंकि लेट एक मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। लेट यू एंड मी गो देयर, तुम्हें और मुझे वहाँ पर जाने दिया जाए, ठीक है। बीइंग अ वेरी कोल्ड डे आई कुड नॉट गो आउट, बहुत ठंडा होने के कारण मैं बाहर नहीं जा सका। अगर इस सेंटेंस को बहुत ठंडा है, अगर इसको ट्रांसलेट करें तो कैसे हो जाएगा? इट इज़ वेरी कोल्ड, बहुत गर्म है। इट इज़ वेरी हॉट, बहुत अच्छा मौसम है। इट इज़ वेरी प्लीजेंट वेदर, बहुत सुहाना मौसम है। इट इज़ वेरी प्लीजेंट वेदर, आज गर्मी है। इट इज़ हॉट, मतलब जो जितने भी जाड़ा, गर्मी, बरसात, दिन, महीना, साल, ये जितने भी होते हैं इनके साथ हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का इस्तेमाल करते हैं। तो वही लिखा है बीइंग अ वेरी कोल्ड डे, बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वजह से, बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वजह से, तो यहाँ पर इसका जो सब्जेक्टिव केस है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, वो गायब है। तो यहाँ पे इट लगाएगा, इट बीइंग अ वेरी कोल्ड डे। यहाँ पे जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हमारा है वो मिसिंग है, तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आपको लगाना पड़ेगा। इट बीइंग अ वेरी कोल्ड डे, बहुत ठंडा होने की वजह से आई कुड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सका। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस, दिस बुक इज माई, ये किताब मेरी है। जैसा कि आपको पता है कि दिस बुक इज माई, कि इसके बाद हमेशा 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 ऑब्जेक्ट आता है। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद, हमेशा मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो ऑब्जेक्टिव केस ये तो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, तो माइन ही होगा। दिस बुक इज माइन, यहाँ पर क्या होगा? माइन होगा, ये किताब मेरी है। जैसा कि बार बार बताया गया कि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट का काम सिर्फ नाउन करता है या प्रोनाउन करता है। तो दिस बुक इज माइन, माइन प्रोनाउन है तो पजेसिव प्रोनाउन, तो ये हो गया है मेरी किताब, ये किताब जो है मेरी है। तो यहाँ पर माइन ना होकर के माइन होगा। Whom book is this, जैसा कि आपको पता है कि who हमारा सब्जेक्टिव केस है और whom ऑब्जेक्टिव केस है, और पजेसिव एडजेक्टिव जो इसका होता है वो whose होता है, whom नहीं होता। whom ऑब्जेक्टिव केस है, तो पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा जोड़ने का काम करता है। तो whom book गलत है, whom book तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ये हो जाएगा whose book। क्या हो जाएगा? whose book is this, ये किताब किसकी है, क्योंकि who का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो whose होता है। whose book is this, ये किताब किसकी है। we enjoyed in the fair, अगला सेंटेंस है we enjoyed in the fair, हमने मेले में आनंद लिया। जैसा कि कुछ वर्ब्स आपको बताई गई होंगी, जैसे इंजॉयड है, और स्लीप है, बीटेक है, और
प्रेजेंट है, एब्सेंट है, ये जितने भी हैं ये ट्रांसिटिव वर्ब हैं। ट्रांसिटिव वर्ब हमेशा सब्जेक्ट लेती है और ऑब्जेक्ट लेती है, और इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं। वी एंजॉयड इन द फेयर, इसमें ये बताया गया कि मैंने मज़ा लिया, मेले में मज़ा लिया, लेकिन मज़ा किसका लिया ये दिया नहीं गया है। या तो जिसका मज़ा लिया उसका नाम दिया जाए, अगर नहीं दिया गया है तो फिर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, क्योंकि कंपलसरी है, क्योंकि ये ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब अपना सब्जेक्ट लेके रहेगा, तो सब्जेक्ट अपना लेके रहेगा। तो इंजॉय तो है, जैसे वी इंजॉयड इन द फेयर, हमने मेले में मजा लिया, किस चीज़ का मजा लिया वो दिया नहीं। तो जैसे वी इंजॉयड द सर्कस इन द फेयर तो सही हो जाएगा, वी इंजॉयड सर्कस इन द फेयर, वी इंजॉयड रसगुल्लाज इन द फेयर, वी इंजॉयड डांसिंग इन द फेयर। या तो यहाँ पे सब्जेक्ट दो, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो फिर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। शायद आप समझ गए होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जितने भी वर्ब्स हैं ये एक ट्रांसिटिव वर्ब हैं, और इनके बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस वो ऑब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो या तो ऑब्जेक्ट दो, अगर सेंटेंस में नहीं दिया है तो या तो ऑब्जेक्ट दे करके सेंटेंस को सही किया जा सकता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये जैसे रिटन एग्जाम में आया है तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट तो देने नहीं लगेंगे, तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। वी एंजॉयड आवर सेल्फ, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आवर सेल्फ, वहाँ पे आवर सेल्फ। वी एंजॉयड आवर सेल्फ इन द फेयर, मतलब मेले में हमने अपने आप को आनंदित किया, या तो फिर किसका आनंद लिया उसका नाम बताएं। तो इस तरीके से हमने ये आज के प्रोनाउन के प्रैक्टिस सेट किए, और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट करके बताएं कि अच्छे लग रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो सके। और आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, मेहनत तो करना पड़ेगा। मैंने पूरा प्रोनाउन जो है पूरा डिटेल में सारे वीडियोज़ बना करके डाल दिए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आप उनसे पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से हो सकती। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, ऐसा कोई वीक पॉइंट नहीं है जो हमने छोड़ दिया हो। तो इसलिए 1 बाय 1 करके वीडियो को पार्ट वाइज देखें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट, इस तरीके से आगे पीछे करके ना देखें, पार्ट वाइज देखें। और वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, ठीक है। और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।